टीएससी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? बताइए। जब हमारा मार्केट वॉलेटाइल था, व्हेन द रूपी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, रोलिंग डाउन एंड इट बिकेम 87, फिर से वो ऊपर उठ के 84 हुआ, तब मेरे मन में एक शंका आई दैट रूपी इज वेरी वॉलेटाइल। करेंसी पर होता क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे कि वॉर्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी करेंसीज पे दिखता है। करेंसी अटैक आर नॉट यूजुअल इन नेचर। उसको रीड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन थियरीज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। करेंसी वैल्यू किस बेसिस पर होगी? करेंसी वैल्यू यूनिट बेसिस पर होगी। हर एक करेंसी का एक यूनिट होगा जो अल्गोरिथमिकली डेवलप किया जाएगा। देयर विल बी बैक एंड कोड एंड देयर विल बी फ्रंट एंड कोड। आपको क्या लगता है शुभदा जी, इन 2050 तक ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कैसा दिख सकता है अगर आपकी टीएससीई सक्सेस हो जाती है तो? हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेया राय और आप सभी लोग का फिर से स्वागत है हमारे फेम मंत्रा पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट पर, ट्रांसनेशनल सॉवरेन करेंसी एक्सचेंज टीएससीई। आज हम जानेंगे कि आज के समय में ग्लोबल फॉरेक्स सिस्टम किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, टीएससीई है क्या, कैसे काम करेगा, क्या फ्यूचर में ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम बदल सकता है। अगर आप भी इकोनॉमिक्स, करेंसी या पॉलिसी मेकिंग में या इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका, सुभद्रा जी। या शुभदा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेम मंत्रा पॉडकास्ट में। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम कि आपका क्या बैकग्राउंड, कैसे आइडिया, क्या करती हैं आप? हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए। हाय, सो आई एम शुभदा पाटिल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हमारी खुद की कंपनी है, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एट कॉन्टेस्ट रिसर्च। सो आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने लॉ में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। After that, I was quite some time, for 3-4 years, I was working as an independent lawyer. I worked at a solicitor firm as well. और फिर I went into a research side. We cover all the financial objectives and we cover all the assets. मेरा जो तजुर्बा है वो रियल एस्टेट में है। मैंने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा काम किया है। वैसे मेरा तजुर्बा है करेंसी एक्सचेंज में। करेंसी मैं एक्सचेंज या फिर ट्रेडिंग में मैं नॉलेज बेस्ड मेरा है। माई स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली इन ऑक्शन थियोरीज। आई एम वेरी गुड एट ऑक्शन थियोरीज। आई लव ऑक्शन थियोरीज और इकोनॉमिक्स में मेरा वो स्पेशलाइजेशन था। वैसे ही करके मैंने खुद का रिसर्च आपके सामने मैं मौजूद इस पॉडकास्ट से आपको मैं बताना चाहती हूँ। मेरा रिसर्च क्या है, मेरे रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स क्या है, थीम्स क्या है। बेसिकली दिस इज वन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ ये लोगों के सामने आए, हम लोग हमसे जुड़े और एक इकोनॉमिक रिसर्च को आगे लेके जाए। वेरी नाइस। टीएससी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? जब हमारा मार्केट वॉलेटाइल था, व्हेन द रूपी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, रोलिंग डाउन एंड इट बिकेम 87, फिर से वो ऊपर उठ के 84 हुआ, तब मेरे मन में एक शंका आई दैट रूपी इज वेरी वॉलेटाइल। जिस तरीके से रूपी का डाउनफॉल हो रहा है या फिर एप्रिसिएशन हो रहा है, इट इज वेरी वॉलेटाइल। और जो हमारी विक्स है, जो हमारी वॉलेटिलिटी के जो मेजरमेंट्स है, वो भी यही बोल रहे थे कि रूपी इज अंडर सर्टन काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस लेवल इतनी ज़्यादा है कि रूपी, मुझे तभी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था दैट रूपी कैन गो बिलो 90। और ये प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त मुझे लगा कि इंडिया को कुछ करना चाहिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और मैंने सोचा कि ऐसे कोई ऑप्शन थ्योरी लेके आते हैं जिसपे रूपी विल बी सो इंडिपेंडेंट, सो सॉवरेन कि हमें किसी और करेंसी उसके मेजरमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। द सॉवरेन ट्रांसनेशनल करेंसी एक्सचेंज, ये यही कंसेप्ट है दैट इट यूजेस ऑक्शन थ्योरी। एंड मैंने एक ऑक्शन थ्योरी में एक स्पेशलाइज बेसिस में एक ऑप्शन डेवलप किया है, खास इस मॉडल के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है। उसके बेसिस पे हम लोग आगे जाके
किसी और करेंसी के सहारे ना रहे, हम लोग ग्लोबल ट्रेड आगे लेके जा सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। ओके ओके। आपके लॉ इकोनॉमिक्स और ऑप्शन थ्योरी के एक्सपीरियंस ने इस फ्रेमवर्क को डिजाइन करने में क्या रोल प्ले किया है? मैंने सिर्फ इकोनॉमिक कंसेप्ट को ही नहीं इसमें दर्शाया है, मैंने इसमें बहुत सारे लॉ कंसेप्ट्स या फिर लीगल कंसेप्ट्स भी ऐड किए हैं, जिससे अगर हम लोग ट्रांसनेशनल ट्रेड करते हैं तो इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए हम लोग ट्रेडर टू ट्रेडर नहीं जा सकते। There will be Apis Bank and also there will be global banks which will play a very important role in this exchange, जो institutional framework पे हो सकता है। जैसे कोई ब्रिक्स कंट्री है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वो इस मॉडल को अपना के, इस मैथमेटिकल मॉडल के साथ चल के अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर सकती है। बट ये ट्रांजैक्शन कोई छोटी मोटी नहीं होगी बिकॉज इट कवर्स द इंडेक्स। वो एक इंडेक्स को अपनी मायने में रख के वो अपनी प्राइसिंग डिटरमाइन करता है। इस पे जो ट्रेडिंग या फिर इस पे जो कमोडिटीज एक्सचेंज होंगे, दिस विल बी द ग्लोबल कमोडिटी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जैसे कि ऑयल, और इनके मार्जिनल वैल्यू साइडलाइन करके हम लोग उनके बेस वैल्यू को लेके हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज माई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। नाउ लॉ बैकग्राउंड में बहुत सारे लीगल कंसेप्ट इसमें आएंगे। अगर 2 कंट्रीज है तो उनके कौन कौन से लॉ अप्लाई हो सकते हैं, वहाँ पर ट्रेड पैक्ट होगा या नहीं, वहाँ पर STCA का क्या रोल होगा, एपेक्स बैंक इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या उस कंट्रीज में कोई लॉ पास करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पे मैंने ध्यान में रख के ये किताब लिखी है, सॉवरेन ट्रांसनेशनल करेंसी एक्सचेंज। इस पे कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स, कौन कौन से लीगल एंटिटीज इस पे वर्क कर सकती है, तो मैंने इसका भी बहुत गहराई से मैंने पढ़ाई की है और आपके सामने रखा है। कौन सी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने TSCE को डेवलप किया है? मेनली ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे हम डिफाइन करें, नाउ गवर्नमेंट ऑफ जापान दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर इंटरेस्ट रेट्स। बहुत 30 साल के बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया है विच इज़ अनयूजुअल इन द करंट मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। Then 2013 से after Cold War we are facing, after 2008 crisis there was 2013 crisis, and after that taper tantrum effect is getting very intense in this manner। और अगर हम लोग देखा करें तो आज भी रुपी बहुत वॉलेटाइल है, आज भी रुपी बहुत गिरावट हो रही है रुपी में, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके लिए हमें एक कमेटी एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट उसे बहुत सारे मेथोडोलॉजी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, RBI बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बट हमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन ग्लोबल लेवल आगे जाके इंडिया को एक लीडिंग रोल लेना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड इफ वी कंसिडर डॉलर, तो डॉलर में बहुत क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ है। डॉलर में क्वांटिटी ईजिंग होने की वजह से डॉलर भी काफ़ी वॉलेटाइल है और दूसरे करेंसी पे भी जो इम्पैक्ट लाता है, इसलिए बहुत सारी करेंसीज में, कंट्रीज में, जैसे यूरोप में है, जैसे जापान में है, हम लोग बहुत इन्फ्लेशन इंड्यूस, हम लोग करेंसी इंड्यूस इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये गहराई में जाके या हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आगे जाके करेंसी कमोडिटी मार्केट में क्या होगा और इस पे कोई रिफॉर्म हम लोग ला सकते हैं या नहीं। ओके। क्या कोई स्पेसिफिक ग्लोबल इवेंट या क्राइसिस था जिसको आपको इस कंसेप्ट पर काम करने को इंस्पायर किया? वैसे कोई क्राइसिस नहीं था, देयर वाज़न्ट अ क्राइसिस एज सच, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ईजिंग डॉलर में हो रहा था, जिसके वजह से एक टेंशन डॉलर में क्रिएट हुआ। एंड इवन अगर यूएस की इकोनॉमी हम देखे जाए, देयर इज़ अ $38 ट्रिलियन डेब्ट ऑन यूएस इकोनॉमी, तो उसके वजह से भी डॉलर इज़ वेरी वॉलेटाइल, उसमें टेंशन है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, द FII फॉरेन फॉर FII दे आर लिविंग आउट ऑफ द कंट्री, तो ये बहुत इंडिया के लिए बहुत ये दर्शाती है कि हम लोगों की ने बहुत आगे की सोच रखकर इस पे काम करना चाहिए और अभी से इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे कि SGD है, जैसे कि CBDC है, या फिर हम लोग जो इस पे बात कर रहे हैं सॉवरेन ट्रांसनेशनल करेंसी एक्सचेंज है, ऐसे कोई रिफॉर्म्स पे भारत ने काम करना चाहिए। ओके। सिंपल लैंग्वेज में TSCE एग्जैक्टली क्या है?
सो STC एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें मैंने डायमंड ऑक्शन थ्योरी का यूज किया है. व्हाट इज डायमंड ऑक्शन थ्योरी? सो इट लुक्स लाइक अ डायमंड. एवरी उसका हर एक एंगल एक करेंसी हो सकती है और एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. जब ये ऑक्शन होगा तब हम लोग को कमोडिटी सामने रख के, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इसका इंडेक्स लेके एक मैथमेटिकल कंपैरिजन करेंसी इस हर एक कंट्री के लिए डेवलप करेंगे. इट विल बी अ यूनिट इकोनॉमिक्स. एक यूनिट तैयार होगा विच विल बी अ कंपैरेटिव मेजर बिटवीन ट्रांजैक्शन फॉर वन करेंसी विद अनदर. और एक करेंसी और एक दो कंट्रीज अलग अलग करेंसीज होके भी मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है. सो दिस इज अ सिंपल मॉडल ऑफ सॉवरेन ट्रांसनेशनल करेंसी एक्सचेंज. ओके, आप जिसके लिए इस पर काम कर रही है, कि अदर कंट्री को इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होंगे? द ब्रिक्स कंट्री जो है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है कि कोई हम लोग मैथमेटिकल मॉडल लेके आए जिससे दो कंट्रीज की करेंसी आपस में विदाउट यूजिंग डॉलर एक ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड कर सकते हैं. बट हाँ, जितनी पैमाने पे इस पे काम होना चाहिए उस पैमाने पे नहीं हो रहा है. ओके, आज की फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आज की फॉरेक्स मार्केट के वीकनेस यही है दैट जो फॉर्म में एक्सचेंज रेट कन्वर्ट हो रहा है इट इज़ वेरी वॉलेटाइल. जैसे कि एक कंट्री के कोई इकोनॉमिक इंडेक्सेस है, एक कंट्री के कोई इकोनॉमिक नॉर्म्स है, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट वी आर सीइंग इन डॉलर. अगर कोई कंट्रीज बहुत इन्फ्लेशन फेस कर रही है, दैट इम्पैक्ट ऑल्सो यू आर सीइंग इन ऑन द डॉलर. तो ऐसा देख सकते हैं कि कंट्रीज में जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा इम्पैक्ट डॉलर में रिफ्लेक्ट कर रहा है. डॉलर इज जस्ट नॉट द करेंसी, इट्स अ डेटा. जो करेंसी की रिस्पेक्ट जो सारी इंफॉर्मेशन है उस करेंसी में जमा करता है. तो डेटा इज अ न्यू करेंसी हम लोग बोल ही सकते हैं. तो इसके वजह से ऐसा एक न्यूट्रल काइंड ऑफ अ पोजीशन विच इज नॉट लाइक अ क्रिप्टो और समथिंग, बट एक ऐसा नॉर्मल सा अगर हम लोग कोई मैथमेटिकल मॉडल यूज करें तो हम इस इशू को नहीं सॉल्व कर सकते. बट विथ यूज ऑफ ऑक्शन थियोरी, जैसे मैंने डायमंड ऑक्शन की बात की, विच कंसिडर इंडेक्सेशन एज अ मेजर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ यूनिट. तो इसके वजह से जो कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसके अगर ट्रांजैक्शन भी हो रहा है दैट विल रिफ्लेक्ट इन देयर करेंसी, नॉट इन अनदर करेंसी. ये मैंने बहुत ध्यान में रख के इस मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया है. मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहती हूँ. जैसे कि मैंने बताया $38 ट्रिलियन इतना ज़्यादा डेप्थ है हमारे डॉलर की वजह से US गवर्नमेंट तक. तो ये उनके खुद के इकोनॉमी का ही इम्पैक्ट नहीं है, ये ऑल ओवर करेंसीज में जो हो रहा है वो इम्पैक्ट हमें डॉलर में दिख रहा है. एंड वन ऑफ द मेजर, जब वी एक्सेप्टेड डॉलर एज ए यूनिवर्सल करेंसी, तब हम लोगों ने यही सोचा था कि डॉलर में इकोनॉमिक ईजिंग नहीं होगा, इतनी जोरों शोरों से लोग डॉलर को प्रिंट नहीं करेंगे, इट विल बी अ एक्सक्लूसिव करेंसी. बट ऐसा नहीं हो रहा है. इकोनॉमिक ईजिंग के वजह से डॉलर में भी वॉलेटिलिटी आ रही है. वो इफेक्ट उनके कंट्रीज का भी है, जैसे कि US में जो भी वो इश्यूज वो कंट्री फेस करेगी उसके रिफ्लेक्शन डॉलर में आएंगे. पूरी दुनिया जो फेस कर रही है इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स है, या फिर एपेक्स बैंक के वजह से कुछ प्रिंटिंग या फिर जो कैलकुलेशंस है वो कुछ ज़्यादा मायने में प्रिंट होने की वजह से उसके सारे इफेक्ट्स हमें डॉलर में दिख रहे हैं. तो ये सब बाजू में रख के अगर दो कंट्री अपने बीच एक एक्सचेंज करना चाहती है, आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दें, बट ऐसा भी मॉडल होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग डॉलर ही नहीं हमारी करेंसी में कुछ पैमाने तक एक्सचेंज कर सके. तो दोनों चीजें बैलेंस आउट हो जाएगी. डॉलर पे भी इतना प्रेशर नहीं आएगा, द इकोनॉमी विल डू. सो इट इज लाइक अ विन विन सिचुएशन. और ब्रिक्स कंट्री है, जैसे भी EU कंट्रीज है, वो अपने करेंसीज में भी एक दूसरे के साथ कुछ पैमाने तक ट्रांजैक्शन अगर करें तो उसका इम्पैक्ट डॉलर पे कम दिखेगा. डॉलर विल स्टेबलाइज, द US इकोनॉमी विल ग्रो, बिकॉज सारे इफेक्ट जो है वो भर भर के US पे आ रहे हैं, वो डॉलर पे आ रहे हैं. उसका हम लोग को मेजर ये भी दिखा कि इन सेकेंड टर्म US प्रेसिडेंट इम्पोज लॉट ऑफ टैरिफ्स.
उसका मायना यही था कि अगर डॉलर इतनी पैमाने पे अगर डेब्ट फेस कर रहा है तो सारी कंट्रीज यूज करते हैं डॉलर को, तो उन्हें भी कुछ कंट्रीब्यूशन डॉलर के लिए या फिर यूएस के लिए देना चाहिए, बट दैट इज नॉट वर्किंग. Tariffs also not working. Their court has apex court and US courts have said that tariffs are not constitutional in nature. तो इसके वजह से हमें ऐसी कुछ तकनीक या फिर ऐसी कुछ हम लोगों को मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से ये सारे इम्पैक्ट जो हमें डॉलर पे दिख रहे हैं वो कुछ पैमाने पे कम होने में मदद करें. करेंसी वॉर होता क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे कि वॉर्स होते हैं उसका इम्पैक्ट भी करेंसीज पे दिखता है. करेंसी अटैक आर नॉट यूजुअल इन नेचर. उसको रीड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन थियरीज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है. जिस पॉइंट टू पॉइंट जैसे चार्ट मूव्स करता है उसमें अगर वो वॉलेटाइल शॉर्ट्स दिखे और उस डिग्री में अगर उसमें वॉलेटाइल दिखती है तो वी कैन से दैट एंड दैट टू नॉट सर्टनली कि उस दैट करेंसी इज अंडर अटैक बाय द डिफरेंट करेंसी. ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ग्लोबल वॉर चल रहा है, रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, यूएस इज इन वॉर विद ईरान एंड इसके वजह से देयर इज अगेन अ सिचुएशन ऑफ अ कोल्ड वॉर जो एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे जैसे रशिया और यूएस का वॉर चल रहा है तो एक उसके वजह से कोल्ड वॉर हो रहा है तो उसके इम्पैक्ट करेंसीज में भी दिखते हैं. करेंसीज में भी वॉर होते हैं एंड इंडिया पे भी ऐसा मेरा मानना है. जिस वोलेटिलिटी से इंडियन करेंसी इज डिक्रीजिंग देयर माइट बी अ करेंसी अटैक ऑफ अदर करेंसीज ऑन इंडिया. व्हाई? बिकॉज इसका जो रेशो है इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इट इज वेरी अननेचुरल. हम लोग कह सकते हैं एक रेशो अगर ले हम लोग यू के साथ तो वो अलग आ रहा है, उसका रीड बहुत इम्पैक्टेड है. अगर डॉलर के साथ इट इज वेरी वॉलेटाइल. अगर हम लोग ले अब बास्केट ऑफ करेंसी टॉप 7 करेंसीज तो उसका वो रेशो मैच नहीं हो रहा, उसमें बहुत सारे अननेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं. तो इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं दैट देयर माइट बी अ करेंसी वॉर गोइंग एट द बैक ऑफ द डोर. ओके, रिजर्व करेंसी सिस्टम से जो अदर डेवलपिंग कंट्री होती है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेसेस करने पड़ते हैं? रिजर्व करेंसीज के वजह से बहुत बार होती है कि करेंसी हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज पे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री. वी आर डिपेंडेंट फॉर ऑयल ऑन सर्टन कंट्रीज. हम लोग हमारी जो कंट्री है वो नेट डेफिसिट में है. मतलब इसका मतलब हमारा जो फॉरेक्स वी वांट मोर फॉरेक्स फॉर पेइंग फॉर अवर ऑयल. हमें ऑयल में डील करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत है. इसके वजह से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और कोई भी फ्रेमवर्क में डिपेंडेंसी इज नॉट गुड आफ्टर अ सर्टन एक्सटेंट. आफ्टर सर्टन एक्सटेंट इट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव वॉर्स. अगर करेंसी पे कोई अटैक होता है या फिर करेंसी को आप एक्सेलरेशन से अगर आप डिक्रीज करते हो तो इसका इम्पैक्ट ऑयल बाइंग पे दिख रहा है स्पेशली इन इंडिया. और ऑयल तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है. तो इसके वजह से ऐसी कोई सिस्टम हो जो पैरेलली चले रिजर्व करेंसी सिस्टम के साथ जो उसे बैलेंस करे. वॉट आई हैव डेवलप द मॉडल इट इज नॉट दैट रिप्लेसिंग मॉडल कि वो डॉलर को रिप्लेस ही कर देगा. वी विल नीड डॉलर्स, विल नीड सम ट्रांजैक्शनल करेंसी टू maintain and function the entire economy in a tandem. But at that same time हमें कुछ sovereignty चाहिए, कुछ non dependency चाहिए on dollar to make our transaction in our own currency. स्पेकुलेशन करेंसी वॉलेटिलिटी को कितना अफेक्ट करती है? स्पेकुलेटिव जब भी ट्रेड्स होते हैं करेंसी में तो ये ट्रेड्स एज पर माई रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग टैंडम में होते हैं. अगर एफआई भारत से जा रहा है तो जो भी करेंसीज में डीलिंग होंगे वो उस नेचर से होंगे और जो बिग करेंसी ट्रांजैक्शंस है वो बहुत टैंडम में होते हैं. टैंडम मतलब दे फॉलो द सेम फ्लो. अगर एक एफआई कंपनी अगर भारत से वापस जा रही है तो बहुत सारी कंपनी वो सेम डिसीजन लेगी. मोस्ट ऑफ द एक नेशन की जो एक कंट्री है और उसकी जो सिस्टम है वो उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आप भारत के साथ या फिर आप चाइना के साथ या फिर आप रशिया के साथ या फिर आप यूरोप के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरीके से आप उनसे व्यवहार करेंगे. इसके वजह से जो रिजर्व करेंसी है
वो बहुत ही इस फ्रेमवर्क को डिक्टेट करती है। एंड एवरीवन नोस हमें तो डिक्टेटरशिप पसंद नहीं है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। सो इसकी वजह से हमें कोई दूसरे मेजर्स ब्रिक्स करेंसी के लिए भारत को सोचना चाहिए। ओके, क्या एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन इशू को इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हैं? मैंने जब इस सिस्टम को डेवलप किया, इट इज प्योरली माय ओन रिसर्च। दिस इज नॉट कॉपी पेस्टेड रिसर्च फॉर समवेयर एल्स। तो मैं इस पे नहीं बोल सकती कि आईएमएफ कुछ नहीं कर सकती। मैंने कुछ किया है और वही मैं लोगों के सामने रख रही हूँ। ओके, टीएससी ऑपरेशनल लेवल पर कैसे काम करेगा? ऑपरेशन लेवल पे जब दो कंट्रीज ट्रेड करती है तो सीपी में जैसे कि हम लोगों ने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, या फिर रेयर करेंसीज और रेयर काइंड ऑफ मेटल्स, अगर इसमें कोई डीलिंग हो रही है या फिर चिप इंडस्ट्रीज में कोई डीलिंग हो रही है तो ये बहुत बड़े पैमाने में डीलिंग होती है। इसका इंडेक्स लेके, उसका अरिथमेटिक एक मीन वैल्यू लेके, उसका यूनिट बना के इसमें डील करके वो डील सोवरेन ट्रांसनेशनल करेंसी में एक्सचेंज पे आएगी। उस पर ऑक्शन किया जाएगा और ये ऑक्शन में ऐसा होगा कि डायमंड ऑक्शन थियोरी यूज होगी। व्हाट इज डायमंड ऑक्शन थियोरी? कि एक बार एक ट्रेड जब दूसरे कंट्रीज के साथ होता है तो कंपैरेटिव जो करेंसीज में वो एक्सचेंज हो रहा है, या फिर हम लोग ऐसा मान के चले, ऑयल तो सब कंट्रीज यूज करते हैं, गोल्ड सब कंट्रीज में ट्रांजैक्ट होता है, सिल्वर बहुत सारी कंट्री में ट्रांजैक्ट होता है। जब ये होता है, अगर गोल्ड इंडिया में तो उसकी कोई वैल्यू है, अगर गोल्ड हम लोग यूरोप में ट्रांजैक्ट हुआ तो उसकी कोई वैल्यू है। ये वैल्यू को पैमाने में रख के एक यूनिट डेवलप होगा, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड ही है। तो वैल्यू अदर होंगे ना सबके? तो वैल्यू सबकी चेंज नहीं होगी, एक अरिथमेटिक मीन लेके उसका इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन होने के बाद जो करेंसी में उस देश के जो इंडेक्सेस है, जैसे कि जीडीपी है, जिसका इन्फ्लेशन है, इसका इम्पैक्ट वो जो यूनिट पे आता है वो नलीफाई किया जाएगा। वो नलीफाई करने के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद ये करेंसीज में डील हो सकती है। अच्छा, इस एक्सचेंज एंड में इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज अ यूनिट, इट इज अ मैथमेटिकल यूनिट सेइंग दैट गोल्ड अगर एक कंट्री में इतना है, सिल्वर एक कंट्री में इतना है, ऑयल इतना कंट्री में इतना है और इस कंट्री में इतना है, तो डील करने के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, तो इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? इस एक्सचेंज में इंस्टीट्यूशनल लेवल पार्टिसिपेंट होगी। एपेक्स बैंक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैंक्स टू बैंक्स ट्रांजैक्शन होगी, रिटेल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रांजैक्शन है और बहुत बड़े कंटेनर्स, जो शिप्स है जो एक दूसरे के साथ ट्रांसनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करती है, उनकी डीलिंग्स इस यूनिट पे हो सकती है। क्या सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पार्टिसिपेंट करेंगे? सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली पार्टिसिपेंट करेंगे। दे विल बी द लुक आफ्टर कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, या फिर इस पे कोई मैथमेटिकल यूनिट जो कैलकुलेशन है वह सही मायने पर हो रहा है। इसकी पूरी थ्योरी मैंने मेरी बुक में लिखी है। एपेक्स बैंक विल बी लाइक अ गार्डियन, कि वो गार्ड करेगा इस सिस्टम पे। बट देयर बी अ वर्ल्ड बैंक और देयर विल बी अ काइंड ऑफ, अगर ब्रिक्स कंट्री साथ में आती है तो उनकी एक बैंक होगी या फिर उनका एक यूनिट होगा, उसके साथ वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है। करेंसी वैल्यू किस बेसिस पर होगी? करेंसी वैल्यू यूनिट बेसिस पे होगी। हर एक करेंसी का एक यूनिट होगा जो अल्गोरिथमिकली डेवलप किया जाएगा। देयर विल बी बैक एंड कोड एंड देयर विल बी फ्रंट एंड कोड। तो ट्रांजैक्शन होते होते वक्त हर एक करेंसी अपना यूनिट डेवलप करके, सपोज इंडिया है तो इंडिया की वैल्यू है 40 यूनिट्स, और जैसे कि हम लोग यूरोप देखें, यूरोप की वैल्यू है 30 यूनिट्स। तो ऐसे सारे यूनिट कैलकुलेशन होके, आई एम जस्ट गिविंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल, ऐसे सारे यूनिट कैलकुलेशन होके एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ डीलिंग्स होगी। ओके, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन का क्या प्रोसेस होगा? क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट में जैसे मैंने पहले बोला कि एक ग्रुप के लिए एक बैंक होगी विच विल बी ऑथराइजिंग बैंक। जैसे हम लोग देखेंगे कि वीसा मास्टर कार्ड होता है, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड होता है, उस तरीके से डील नहीं हो सकता। यहाँ पर जो बल्क ऑर्डर्स है या फिर बल्क पेमेंट्स है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करती है, वो ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज पे हो सकते हैं। मतलब बल्क में ही होगा तो बल्क में ही होगा तो होगा। टीएससी में ऑक्शन थ्योरी का यूज कैसे होगा?
जो कॉल और पुट ऑप्शन दिया जाएगा, कॉल मतलब बाय का ऑप्शन और पुट मतलब सेल का ऑप्शन, उसके लिए एक अरिथमेटिक एक मैथमेटिकल मॉडल मैंने लिखा है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया है, जिसमें जिस कंट्री के इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा क्या है, उस सारी चीज़ों को एक न्यूट्रल बेसिस पे कैलकुलेट करके उसे अप्लाई किया जाएगा. So that is the auction theory which applies the economic model. एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए कौन सा प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज होगा? There is a pricing algorithm for it. तो मैं उसका जो बेसिस है वो मैं नहीं बता सकती बिकॉज इट इज अ प्रोप्रिएटरी, बट जो प्राइसिंग मॉडल है इट इज ऑल्सो मैथमेटिकल मॉडल. उसका मैंने अल्गोरिदम लिखा है, उसे कोडिफाई किया है, तो वो बैकएंड में काम करता रहेगा. जो उस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन कर रहे हैं उन्हें ये सारे यूनिट ऊपर से दिखते रहेंगे और उस बेसिस पे कैलकुलेट करके वो ऑप्शन दे सकते हैं. ओके, क्या बिक्री ऑक्शन या किसी एडवांस ऑक्शन मॉडल का यूज किया आई जाएगा? हैव यूज डायमंड ऑक्शन थियोरी, जिसके नोड्स होते हैं, तो एक साथ मल्टीपल कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती है. इट इज अ वेरी वाइब्रेंट प्रोसेस. ओके, मार्केट मैनिपुलेशन और कोलिजन को कैसे रोका जाएगा? मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने के लिए पेनल्टी मैकेनिज्म भी लाया जाएगा, जिससे पेनल्टी भी मैथमेटिकली कैलकुलेट होके इस ऑक्शन थ्योरी पे वो ट्रेड के मॉनिटर पे आपको दिखाई दे पड़ेगी. ओके, स्पेकुलेटिव अटैक से एक्सचेंज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? स्पेकुलेटिव अटैक से इसे बचाने के लिए मैंने एक पेनल्टी मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसपे सारी कंट्री के भी इंडेक्सेस और दूसरे भी इंडेक्सेस इसको कैलकुलेट करके उसका एक मैथमेटिकल कोड बना के मैंने उसे इंडेक्सेशन लेवल पे अल्टीमेटली अप्लाई किया है. तो उसके हिसाब से हम लोग स्पेकुलेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं. टीएससी को सपोर्ट करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी? सीबीडीसी को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के तरह इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं. सीबीडीसी इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म. अगर हम लोग इस पे जैसे कि मैकेनिज्म्स है, जैसे बिटकॉइन है, उसका जो मैकेनिज्म है ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज करके हम लोग इसे और फुल प्रूफ बना सकते हैं. ओके, क्या ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इसका पार्ट होगी? यस, ब्लॉकचेन विल बी अ पार्ट ऑफ इट. जो भी अकाउंटिंग मेंटेन होगा वो ब्लॉकचेन बेस पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. बट अगर हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है, वो भी कुछ सालों तक हम लोग वो मेथोडोलॉजी ना यूज करके सीबीडीसी को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ. एआई का क्या रोल होगा? AI will calculate the mechanism of auctions. AI will work in the back end. एक कंट्री हजारों डील्स करती है, लाखों डील्स करती है, तो उसका एक एवरेज निकालना, उसका मीन अरिथमेटिक निकालना, उसका एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड मॉडल बनाना बहुत डिफिकल्ट है. तो दैट AI will take care of it. AI will be working for those calculations in the back end. ओके, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमें अगर कोई कंट्रीज में डिस्प्यूट होता है, सो वी शुड हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इट, जो क्वाजी जुडिशियल होगा और जिससे किसी कंट्री की सॉवरेनिटी ना एक दूसरे के साथ अगर वो लड़ते हैं तो उससे ना अफेक्ट हो. ऐसी इस तरीके से हमें इसे क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म से इसे रिजॉल्व करना चाहिए. वेरी गुड. नेशनल सॉवरेनिटी और रेगुलेटरी कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा? अगर कोई कंट्रीज अपने रेगुलेटरी कंसर्न्स दिखाती है तो उन्हें पहले उसके बारे में जान के एक लॉ पास करना चाहिए. अगर उस कंट्री में वो लॉ पास करते हैं तो जितना भी सारा मैकेनिज्म डीलिंग होता है उस कंट्रीज में, उस मैकेनिज्म के फ्लो से होगा. लेकिन हम लोग बहुत सारी कंट्रीज से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग STC को भी इन्वॉल्व कर दे तो बहुत अच्छी तरह से इस पे हम लोग काम कर सकते हैं. टीएससी ग्लोबल ट्रेड को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है? जब भी कोई कंसर्न उठाता है तो यही कंसर्न उठाता है, आर वी ट्राइंग टू रिप्लेस द डॉलर, और क्या ये कोई कम्युनिस्ट कंट्रीज का कोई एजेंडा है? सो ये कोई एजेंडा नहीं है. इस मॉडल को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए डॉलर का भी सिस्टम में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मैकेनिज्म इज अ कुशनिंग इफेक्ट फॉर दिस मॉडल. वो एक कुशनिंग और एक कैलकुलेशन मैकेनिज्म को ईज आउट करता है.
लेकिन उसके साथ ही जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कंट्रीज में जो ऑयल में डील हो रहा है, जो गोल्ड में डील हो रहा है, सिल्वर डील हो रहा है, तो उसमें जितने भी काइंड ऑफ क्रीजेस है या फिर उतने भी ज्यादा प्रॉब्लम है, उनका सारा रिफ्लेक्शन डॉलर पे आ रहा है, तो बहुत डॉलर बर्डन में है। इसकी वजह से हम लोग एक पैरेलल मैकेनिज्म से अगर इस सिस्टम पे भी काम करें तो बहुत यूएस को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी को यही फायदा कि उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी। इफ इफ देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ यूनिट जिसके मदद से मैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री मेरी खुद की करेंसी में अगर डील कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कम पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री में, सीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, तो उस कंट्री को भी बहुत उसका फायदा हो सकता है। क्या टीएससी रिजर्व करेंसी पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है? डेफिनेटली वो उस डिपेंडेंसी को कम कर सकता है एंड इट इज अ पैरेलल मैकेनिज्म व्हिच विल वर्क पैरेलली। टीएससीई इम्प्लीमेंटेशन का फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? मैंने इस पर किताब लिखी है, तो मैंने इस पर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, पूरी थ्योरी लिखी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने एल्गोरिथम डेवलप किया है। वी हैव डेवलप बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोगों को इसमें दिलचस्पी है करेंसी मॉडल पे, जिस पे वो काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं इसे गवर्नमेंट के पास एक पारदर्शक पैमाने से कैसे लेके जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ लोग इससे जुड़े, लोग मुझे क्वेश्चन करें, मैं उनके आंसर्स दूं, और ये चाहते हैं कि लोग अपनी अपनी क्षमता के साथ इस पे सवाल खड़े करें, जिसकी वजह से अगर इसमें कोई कमियां होगी तो वो दूर हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कंट्रीज में ये इसका एप्लीकेशन हो इन माय लाइफ टाइम। ओके, आपको क्या लगता है शुभदा जी, इन 2050 तक ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कैसा दिख सकता है अगर आपकी टीएससीई सक्सेस हो जाती है? तो तो दिस विल बी अ वेरी वाइब्रेंट ग्लोबल करेंसी मार्केट। व्हाई? बिकॉज अब क्रिप्टो भी आ रहा है एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिप्टो। बट क्रिप्टो में यही है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, एपेक्स बैंक का कोई रोल नहीं, इसलिए जो उसमें डीलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और हमारे कंट्री में तो क्रिप्टो लीगल भी नहीं है। लीगल भी बहुत सारी एपेक्स बैंक इसे उसे नहीं अप्लाई करी। बट वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, वी हैव सीबीडीसी। बिकॉज वी हैव सीबीडीसी, अगर हम लोग उसके साथ एक प्लेटफॉर्म भी लेके आते हैं तो सीबीडीसी का एक्सेप्टेंस एक ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे होगा और इंडिया विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट डोमेन। थैंक यू सो मच शुभदा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही इंसाइटफुल रहा और आज हमें पता चला बात करके कि टीएससी सिर्फ करेंसी एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये मॉडल मॉनेटरी सिस्टम आर्किटेक्चर इन फ्रेमवर्क है जो काम करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने आइडियाज़ को आपने जो भी रिसर्च किया हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया आपने। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग को भी अगर हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी इसी तरीके के पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, करेंसी से जुड़े डिस्कशन के लिए अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए और डिस्कशन अच्छा लगा भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगेन मैं फिर से बोलूँगी, मैं हूँ श्रेया राय। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। हमेशा इसी तरीके से हमारे पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग से सुने, जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।